अधीश जी, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। नमस्कार अजीत जी, बोलिए। ये जो बाजार की में तेजी है और सपोर्ट, क्या लग रहा है कि ये और अच्छा समय है जहां पे निवेश के लिए बढ़िया स्टॉक्स वैल्यू बाइंग पिकिंग शुरू करी जाए? आई थिंक अब ये एंड ऑफ जुलाई अगस्त कुड बी थोड़ा जो एक डाउनफॉल एक साथ में जो होने वाला था वो हो गया है। तो अभी मार्केट वापस थोड़ा रेंज बाउंड या थोड़ा स्टॉप अरेंजमेंट में रहेगा। तो ये एक अच्छा अब एंट्री पॉइंट है वापस फंडामेंटली कंपनीज में आने का। तो इसीलिए आज हम उसी लॉजिक से एक फंडामेंटल स्टॉक लेके आए हैं आपके लिए। सो हम इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेगमनी फाइनकेम लिमिटेड में। ये बहुत ही बढ़िया केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो अगर हम थोड़ा डिटेल में अगर हम जाए तो बेसिकली ये मेगमनी ऑर्गेनिक्स का पहले सब्सिडरी था, फाउंडेड इन 2007। तो अभी ऑलमोस्ट 15 साल हो गया है। उसका ब्रॉडली दो प्रोडक्ट्स है, एक क्लोर एल्कलाइज एंड डेरिवेटिव्स। तो उसी में उसका ये कैपेसिटीज दिया हुआ है। और उसका जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो फुल्ली इंटीग्रेटेड है। जब मैं एक प्लांट को फुल्ली इंटीग्रेटेड बोलता हूँ उसका मतलब है कि एक का जो एक आउटपुट निकलता है, एक मेन मटेरियल निकलता है और एक एक्स्ट्रा चीजें निकलती है। तो वो एक्स्ट्रा चीजें दूसरे प्लांट में जाके और कुछ बनाती है। तो वैसे उसका जो दहेज का जो प्लांट है वो उसने पूरा ही इंटीग्रेटेड प्लांट बनाया है और इसीलिए काफी सिनर्जीज विद इन द बिजनेस उसकी जनरेट होती है। अगर हम उसका बात करें उसके पूरे कंपनी इवैल्यूएशन से, तो बेसिकली 2007 से 22 तक धीरे धीरे अपने कैपेसिटीज को ऐड करते 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 नई नई चीजें भी ऐड की है उसने, कॉस्टिक सोडा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और वो और नई चीजें ऐड करना चाह रहा है, क्लोरोटोल्यून, और वैसे R&D सेंटर भी उसने सेटअप किया है। तो कंपनी इज कॉन्स्टेंटली इनोवेटिंग विद इन बिजनेस लाइन, तो वो हमको यहाँ से पता चलेगा। अब हम बात करते हैं वो क्या करता है। तो उसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो ब्रॉडली दो चीज का है, क्लोर एल्कली और डेरिवेटिव। क्लोर एल्कली से उसका 74% रेवेन्यू आता है और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स में से उसका अदर 26% रेवेन्यू आता है अभी 2022 की बात करें तो अभी उसका वो अभी 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और डिमांड जो प्रोडक्ट वो बना रहा है वो बढ़ती जाने वाली है। अगर आप देखें तो उसका केगर कॉस्टिक सोडा का 8% बता रहा है। तो इससे कंपनी को तो फायदा होगा ही होगा। और उसका जो इंडस्ट्रीज वो सर्व कर रही है वो टेक्सटाइल, केमिकल्स और वो सब। अगर हम कॉस्टिक सोडा की बात करें, कॉस्टिक पोटाश की बात करें जो KOH होता है, उसकी भी रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट उसी तरीके से 8% केगर से बढ़ने वाला है। और उसमें मेगमनी फाइनकेम 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और वो अपनी कैपेसिटी को कॉन्स्टेंटली उसमें भी वो ऐड करता रहे और उसी के जो ज्यादा और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है उसको यूज करता है। तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स कौन सी है? तो डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स है क्लोरोमीथेन्स एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो ये उसमें भी उसका अगर आप केगर देखो, ये जो नए डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं उसका डिमांड केगर 12% है और सिमिलरली हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 10% है। तो ये जो प्रोडक्ट बना रही है तो वो तो इवॉल्विंग प्रोडक्ट है और उसमें उसकी डिमांड जनरेट होती ही रहने वाली है। तो उसमें भी वो अगर आप उसकी पोजीशन देखिए फ्रॉम अ कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू, तो क्लोरोमीथेन में भी 5th लार्जेस्ट है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी 3rd लार्जेस्ट है। तो बेसिकली कंपनी ने अपना जो ब्रांड वैल्यू होता है या एक स्केल होता है वो स्केल अभी उन्होंने इन्वेस्ट करके डेवलप कर लिया है। तो अब उसको उस पर भागना है। तो अभी उसका FY22 का अगर हम ब्रॉड सिर्फ समझे क्या क्या उसने किया, तो उसका प्लांट यूटिलाइजेशन उसने 87% तक पहुंचा दिया है। तो बेसिकली ये बताता है कि क्या प्रोडक्शन एफिशिएंसी कंपनी का बहुत ही ज्यादा अच्छा है। सिमिलरली उसने हर एक प्रोडक्ट का उसका यूटिलाइजेशन बताया है। मेनली अगर 3 चीज की बात करें तो वो एक्सपेंशन में है। तो आप देख सकते हो कि केपेक्स में उसने ऑलमोस्ट 450 करोड़ एक्सपेंड किया है FY22 में। एक नया R&D फैसिलिटी बना रहा है और ये जो एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स है वो भी अपने शेड्यूल के हिसाब से ही जा रहे हैं और यही एक्सपेंशन से उसका जो फ्यूचर ग्रोथ है वो आने वाला है। तो फाइनेंशियल हाइलाइट्स अभी एक बार सिर्फ देख लेते हैं अभी तक कंपनी ने क्या किया है। तो अगर हम लास्ट 5 साल की बात करें तो उसने लास्ट 2022 में तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस की दिया है। और ब्रॉडली अगर हम बात करें 2018 से, तो वो 600 करोड़ से ऑलमोस्ट डबल के ऊपर चला गया है। तो उसका केगर 32% है। एबिटा मार्जिन 43 से 33% हो रहा है, बट बिकॉज मल्टीपल मिक्सेस आ रहे हैं तो
वो मिक्सेस के वजह से उसका जो प्रोडक्ट मिक्स थोड़ा चेंज हो रहा है, पर बेसिकली तो भी एबिटा 33% भी बहुत ही अच्छा है। पैट मार्जिन भी देखे तो ऑलमोस्ट अबाउ, अगर आप देख सकते हो पहले बहुत ही अच्छे थे, अभी ऑफकोर्स केमिकल इंडस्ट्री में स्पेशली लास्ट साल में अपने रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बहुत ही फ्लक्चुएट हुए हैं और बहुत ही बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए उसके पेट पे वो हिट अपने को देखने को मिल सकता है। पर तो भी ऐसा नहीं है कि 3-4% कंपनी कमा रहे, पैट मार्जिन भी 15% है, तो वो भी बहुत ही अच्छा है इस कंपनी का। अगर हम बैलेंस शीट के रेशियो से अगर हम थोड़ा देखें तो आरओसी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट, अगर हम FY22 का भी देखें तो 29% है, आरओई अगर देखें तो 36% है। तो बेसिकली वो अपने कैपिटल एलोकेशन बहुत ही अच्छे से कर रही है, प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स में डाल रही है, तो ये अपने को आरओसी से बहुत ही अच्छे से। और डेट भी अगर हम देखें तो सस्टेनेबल डेट है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत डेट लेके कंपनी लेवरेज है, रीजनेबल डेट है, अच्छा इक्विटी को यूज कर रही है, इसी से प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा जनरेट करेगी। तो अभी हम देखें कि वो जो स्पेंड किया है वो कहाँ पे स्पेंड कर रही है और कहाँ से वो जो नया सेल्स आने वाला है वो कहाँ से आएगा। तो वो उन्होंने ये 3 प्रोडक्ट है, सीपीवीसी रेजिन, कॉस्टिक सोडा और ईपीसी बोलते हैं वो लोग, तो उसका कैपेसिटी है उसका ऑलमोस्ट समझ लो ये मई का है, मई के हिसाब से है, तो 95% शेड्यूल, 85% शेड्यूल। तो बेसिकली फर्स्ट क्वार्टर नहीं तो सेकेंड क्वार्टर 23, तो बेसिकली सेकेंड क्वार्टर से ही ये जो नए केपेक्स है उसके रेवेन्यू जनरेशन जो है वो आने का शुरू हो जाएगा। तो अगर हम ये उसके कैपेसिटी एक्सपेंशन की कैपेसिटीज की बात करें तो आप देख सकते हो कि वो कॉस्टिक सोडा में Q2, ये वाले Q2 में 106 टीपीएस है, 106 टन्स पर एनम इन थाउजेंड्स है, से बढ़ा रहा है। सिमिलरली सीपीवीसी भी है, वो भी वो इसी क्वार्टर से, सेकेंड क्वार्टर से करेगा, और 2024 में वो क्लोरोटोल्यून का प्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। तो आप देख सकते हो ये जो नए जो लीवर्स है सीपीवीसी और कॉस्टिक सोडा में, वो एक बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। ये कंपनी का आउटलुक है 2023 का कि वो अपना सेल्स ग्रोथ 1500, और ये मई का फिगर है, आप देखो कि कंपनी ने ऑलरेडी 1550 करोड़ किया हुआ है, और उसी लॉजिक पे, ऐसा नहीं है कि वन ऑफ कोविड की वजह से कुछ हुआ है और इसलिए वो FY23 में भी वो प्लान कर रहा है कि सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 50% आए, एबिटा मार्जिन को इंप्रूव करना है उनको, तो वो भी 26% के ऊपर रहे, रिटर्न ऑन कैपिटल 25% रहे, और डेट बेसिकली 2% से लेस ही रहे, तो ऐसा भी है। तो अगर हम ये आउटलुक को देखें तो कंपनी का और भी परफॉर्मेंस अच्छा होने का दिख सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि कंपनी क्या प्लान कर रहा है। तो अभी कंपनी का जो 1500, जैसे हमने बात किया कि 1500 करोड़ का रेवेन्यू था, उसमें से 74% अपना क्लोरो एल्कलाई से आता था और 26% डेरिवेटिव से आता था, वो H2O2, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड और CMS है, तो ये उसका मिक्स है। और वो जो अपना नया केपेक्स कर रहा है उसके बाद द कंपनी वांट्स टू गो इनटू, आप देख सकते हो क्लोरो एल्कलाई को 40% कर देना है उसको, ऑफ कोर्स नेक्स्ट 5 साल में, और सामने डेरिवेटिव और स्पेशलिटी केमिकल्स में कंपनी को अपना प्रेजेंस और बिजनेस दोनों बढ़ाना है, तो वो ज्यादा नए नए प्रोडक्ट्स डालने वाला है। इसी लॉजिक से वो प्लान कर रहे हैं कि अपने 5 साल में ये कंपनी 5000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही है, तो वो अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है इस स्टॉक में। तो अगर हम इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहे तो अभी एक अच्छा समय है इस कंपनी को 3 से 5 साल के आउटलुक के साथ ऐड करने में। जी, 3 से 5 साल के लिए कह रहे हैं अधीश जी, इसको ऐड कर सकते हैं। अधीश सर, मेरे को थोड़ा सा लेवल्स बता दीजिए और टाइम फ्रेम भी। 3 से 5 साल आपने जो बताया है, अभी 1383.55 पे है MFL। करेक्ट, क्या ये अच्छा लेवल है खरीदारी का? करेक्ट। सो अगर 1300 से 1400 के बीच में इज अ गुड लेवल टू एंटर, मतलब जो जिस हिसाब से उसने परफॉर्म किया है, तो वो लेवल पे अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ऐसा कुछ कॉस्टली बाय नहीं है, रीजनेबल बाय है। और अगर हम उसको लेवल को अगर हम देखें कि अगर जिस हिसाब से वो प्लान कर रहे हैं अपने ग्रोथ रेट्स को और अपने सेल्स को, अगर वो हमको ऑफकोर्स Q2 के बाद थोड़ा ज्यादा पता चलेगा कि कमिश्निंग प्लांट्स होते हैं, उसके बाद कैसा उसका रेवेन्यू रहता है, भाई Q3 ज्यादा स्पेसिफिक लेवल हमको पता चलेगा कि नेक्स्ट ईयर कैसे जा रहा है। और उसको भी अगर हम 50% के बदले अगर इट रीचेस 30%, तो भी एक अच्छा ही टारगेट है। तो उसी हिसाब से अगर हम उसी को प्राइस में अगर हम फैक्टरिंग करेंगे तो वही लॉजिक से वो अच्छे से, अगर 25% से वो प्लान कर रहे हैं उनको ग्रो करने को एज अ बिजनेस को,
तो वही प्राइस से अपना टारगेट भी उस हिसाब से हम देख सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 3-5 इयर्स, ईयर ऑन ईयर वैसे ग्रो हो वैसे। ठीक है, तो ये राय है एमएफएल पे, और बढ़िया तेजी, और वैसे ही वापस से एक तो ऑल टाइम हाई भी वापस हम फिर से पकड़ सकता है और उसके ऊपर भी निकल सकता है अनचार्टेड टेरिटरी में। लेकिन आदित्य जी धीरे धीरे इसको वो रिवाइज करेंगे टारगेट। हाँ, सो धीरे धीरे क्योंकि नए नए प्रोडक्ट्स ऐड करने से कैसा आउटपुट आता है, क्योंकि काफी बार कमिश्निंग में डिले हो जाता है, राइट प्रोडक्ट मिक्स नहीं सेट होता है, तो उसकी वजह से भी एक्स्ट्रा ऐसा हो सकता है क्वार्टर टू क्वार्टर में ज्यादा एक्सपेंस हिट आ जाए बिकॉज प्रोडक्ट सेट नहीं हो रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, तो वो तब बिकॉज ऑफ हिट आ रहा है और अच्छे प्राइस पे भी मिलने का चांस रहता है। पर एक बार क्वार्टर टू क्वार्टर 3 है उसके बाद हमको काफी अच्छा पाइपलाइन दिख पाएगा रेवेन्यू में कन्वर्जन का और प्रॉफिट में कन्वर्जन का, तो उसमें एक अच्छा पर इसको ऐड करने के लिए इट कुड बी अ गुड टाइम टू कंसिडर। ठीक है, टेक्निकली भी एक अच्छा टाइम दिख रहा है कि वो जो डिप आना था और जो मार्केट सेंटिमेंट के साथ में उसके बाद से वापस रिकवरी के उसमें मोड में दिखता है स्टॉक, और लेकिन अभी पूरी तरीके से रिकवरी भी नहीं हुई है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अभी अनफेवरेबल नहीं हुआ है, और लेकिन कहीं ना कहीं एक अप ट्रेंड दिखना शुरू हो गया है, तो अच्छा साइन टेक्निकली भी है। एक बढ़िया स्टॉक पोर्टफोलियो में रख करके चल सकते हैं एमएफएल, जो कि आदेश जी ने आज हमारे साथ में बताया कि ये एक बढ़िया तरीके से एक नया स्टॉक हम कैसे अपने पोर्टफोलियो में क्यों रखें, उसके सारे कारण और बहुत सारी चीजें, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे करके रिवाइज करेंगे इसको या रिव्यू करते रहेंगे, क्योंकि जो नया प्रोडक्ट मिक्स आएगा उसको मार्केट कैसे एक्सेप्ट करता है, ओवरऑल सक्सेस होता है, सक्सेसफुल होता है, नहीं होता, ये सारी चीजें देखना होगा। लेकिन एमएफएल एक बढ़िया कैंडिडेट पोर्टफोलियो में रखने के लिए। बहुत शुक्रिया आदिश जी, हमारे साथ में जुड़े, ये बढ़िया जानकारी आपने हमारे साथ में शेयर करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।